नंबर 1, स्टोनहेंज, पत्थरों में बंद समय। इंग्लैंड के खुले मैदान में खड़ा स्टोनहेंज दूर से देखने पर कुछ विशाल पत्थरों का एक साधारण घेरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे कोई इसके पास पहुंचता है, इसकी चुप्पी बेचैन करने लगती है। लगभग 5000 वर्ष पहले बनाए गए इस ढांचे के कई पत्थर 13 फुट तक ऊंचे हैं। कुछ का वजन कई टन है और उनमें से कई पत्थर उस स्थान से करीब 250 किलोमीटर दूर पाए जाने वाले क्षेत्र से लाए गए थे। उस समय न आधुनिक मशीनें थीं, न पक्की सड़कें और न ही भारी वजन उठाने वाले उपकरण। फिर भी इन पत्थरों को खींचकर यहां लाया गया, सीधा खड़ा किया गया और उनके ऊपर दूसरे पत्थर इतनी सावधानी से रखे गए कि पूरा ढांचा हजारों वर्ष बाद भी दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पत्थरों को लकड़ी के बेलनों, रस्सियों और बड़ी संख्या में काम करने वाले लोगों की सहायता से ले जाया गया होगा। यह व्याख्या संभव जरूर है, लेकिन कहानी का हर हिस्सा इससे हल नहीं होता। इतने बड़े काम के लिए हजारों लोगों को लंबे समय तक भोजन, दिशा और अनुशासन देना पड़ा होगा। उस समाज ने यह सब किस उद्देश्य से किया, यही असली सवाल है। खुदाई में यहां मानव अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि स्टोनहेंज कभी अंतिम संस्कार और धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र रहा होगा। लेकिन यह केवल कब्रिस्तान नहीं था, इसकी दिशा सूर्य की गति से जुड़ी हुई है। ग्रीष्मकाल के सबसे लंबे दिन पर सूर्योदय की रोशनी एक विशेष दिशा से पत्थरों के बीच प्रवेश करती है। इसका अर्थ है कि इसके निर्माताओं को मौसम, आकाश और सूर्य की स्थिति का गहरा ज्ञान था। सदियों तक स्थानीय लोगों का विश्वास था कि इन पत्थरों में उपचार की शक्ति मौजूद है। लोग पत्थरों के छोटे टुकड़े तोड़कर अपने साथ ले जाते थे। कुछ कथाओं में इसे जादूगरों का बनाया स्थान कहा गया, तो कुछ में दैत्यों का काम बताया गया। आज विज्ञान इन कहानियों को प्रमाण नहीं मानता, लेकिन वह यह भी निश्चित रूप से नहीं बता पाया कि इस घेरे का अंतिम उद्देश्य क्या था। क्या यह खगोलीय वेधशाला थी, पूर्वजों का मंदिर, मृतकों का स्थान, या दूर दूर बसे समुदायों को एकत्र करने वाला पवित्र केंद्र? सबसे असहज बात यह है कि जिन लोगों ने इसे बनाया, उन्होंने कोई लिखित उत्तर नहीं छोड़ा। केवल पत्थर छोड़े, उनकी दिशा छोड़ी और एक ऐसा मौन छोड़ दिया जो 5000 वर्षों बाद भी टूटा नहीं है। नंबर 2, ईस्टर आइलैंड, पत्थर के मौन चेहरे। प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित ईस्टर आइलैंड पृथ्वी के सबसे अलग थलग बसे स्थानों में गिना जाता है। समुद्र के विशाल विस्तार के बीच इस छोटे से द्वीप पर 900 से अधिक विशाल पत्थरीले चेहरे खड़े हैं, जिन्हें मोआई कहा जाता है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे ये मूर्तियां समुद्र की ओर देख रही हों, लेकिन अधिकांश मोआई वास्तव में द्वीप के अंदर बसे पुराने गांवों की ओर मुंह करके खड़े किए गए थे, मानो वे वहां रहने वाले लोगों को देख रहे हों, उनकी रक्षा कर रहे हों या उनके जीवन पर मौन निगरानी रख रहे हों। इन मूर्तियों को लगभग 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच ज्वालामुखीय पत्थर से तराशा गया था। कई मूर्तियां 13 फुट से अधिक ऊंची हैं और कुछ का वजन 70 टन से भी ज्यादा है। सबसे विचित्र बात यह है कि जिस खदान में इन्हें बनाया गया, वहां आज भी अधूरी मूर्तियां पड़ी हैं। कुछ जमीन में आधी दबी दिखाई देती हैं। लंबे समय तक लोगों को लगा कि मोआई केवल बड़े सिर हैं, लेकिन खुदाई के बाद पता चला कि जमीन के नीचे उनके पूरे धड़ भी मौजूद हैं। प्रश्न यह नहीं है कि उन्हें तराशा कैसे गया। पत्थर के औजारों से लंबे समय तक काम करके यह संभव था। असली प्रश्न है कि इन भारी मूर्तियों को कई किलोमीटर दूर समुद्र तट के पास बने मंचों तक कैसे पहुंचाया गया। द्वीप पर बड़े जानवर नहीं थे, पहिए के उपयोग का प्रमाण नहीं मिला और भारी लकड़ी भी सीमित थी। आधुनिक प्रयोगों में शोधकर्ताओं ने रस्सियों से मूर्तियों को दाएं बाएं झुलाते हुए आगे बढ़ाया। इस तरीके में मूर्ति सचमुच चलती हुई दिखाई देती है। द्वीप की पुरानी कथाओं में भी कहा जाता था कि मोआई स्वयं चलकर अपने स्थान तक पहुंचे थे। संभव है कि यह लोक कथा उसी तकनीक की स्मृति हो, लेकिन सभी मूर्तियों पर यह तरीका सफल रहा होगा, इसका पूर्ण प्रमाण नहीं है।
18वीं शताब्दी में यूरोपीय यात्रियों के पहुंचने के बाद द्वीप की सामाजिक व्यवस्था तेजी से बदल चुकी थी। कई मूर्तियां गिरा दी गई थीं। इसके पीछे आंतरिक संघर्ष, संसाधनों की कमी और अलग अलग समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा को कारण माना जाता है। फिर भी सबसे बेचैन करने वाला प्रश्न बचा रहता है, एक सीमित संसाधनों वाला समाज अपने श्रम का इतना बड़ा हिस्सा इन विशाल चेहरों को बनाने में क्यों लगाएगा? क्या ये पूर्वजों की प्रतिमाएं थीं? क्या लोग मानते थे कि इनके माध्यम से मृत मुखिया जीवित समुदाय को शक्ति देते हैं? मोआई कुछ नहीं बताते। वे केवल द्वीप की ओर देखते रहते हैं, जैसे उन्हें उस विनाश का पहले से पता था जिसने उन्हें बनाने वाले समाज को बदलकर रख दिया। नंबर 3, बोरोबुदुर, पत्थरों का रहस्यमयी मंडल। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर घने जंगलों और ज्वालामुखियों से घिरे क्षेत्र में बोरोबुदुर नाम का एक विशाल पत्थरीला मंदिर खड़ा है। दूर से देखने पर यह किसी साधारण इमारत जैसा नहीं दिखाई देता। इसकी बनावट किसी सीढ़ीदार पर्वत, विशाल मंडल और पत्थरों से बने ब्रह्मांड के मिश्रण जैसी है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में बनाया गया यह ढांचा लाखों ज्वालामुखीय पत्थरों से तैयार किया गया था। फिर एक समय ऐसा आया जब इसे छोड़ दिया गया और जंगल ने धीरे धीरे इसे अपनी परतों में छिपा लिया। बोरोबुदुर में प्रवेश करने वाला व्यक्ति केवल किसी मंदिर के भीतर नहीं जाता, वह नीचे से ऊपर की ओर एक निर्धारित मार्ग पर चलता है। रास्ते में हजारों नक्काशीदार दृश्य दिखाई देते हैं। इनमें मनुष्य का जीवन, लालच, पीड़ा, कर्म, त्याग और आध्यात्मिक मुक्ति की कहानी पत्थरों पर अंकित है। पूरे मंदिर को इस प्रकार बनाया गया कि यात्री चलते चलते सांसारिक जीवन से प्रतीकात्मक रूप से ऊपर उठता जाए। यहाँ 2500 से अधिक नक्काशीदार चित्र और 500 से अधिक बुद्ध प्रतिमाएं मौजूद हैं। ऊपरी हिस्से में घंटी जैसी जालीदार संरचनाएं बनी हैं, जिनके अंदर ध्यान की मुद्रा में बुद्ध की मूर्तियां बैठी हैं। धुंध से घिरे वातावरण में ये बंद आकृतियां किसी ऐसे मौन समुदाय जैसी लगती हैं जो सदियों से एक ही दिशा में ध्यान लगाए बैठा है। इस मंदिर का निर्माण नरम ज्वालामुखीय जमीन पर हुआ था। इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। यदि जल निकासी की व्यवस्था थोड़ी भी कमजोर होती तो पानी पत्थरों को खिसका देता और पूरी संरचना धीरे धीरे ढह सकती थी। लेकिन प्राचीन निर्माताओं ने सैकड़ों नालियां, जलमार्ग और निकासी के छेद बनाए। समस्या यह है कि यह जटिल योजना केवल भवन निर्माण नहीं थी। इसके लिए गणित, जल प्रबंधन और पूरे ढांचे की दीर्घकालिक स्थिरता की समझ जरूरी थी। समय के साथ मिट्टी, ज्वालामुखीय राख और वनस्पतियों ने मंदिर को ढक लिया। यह स्पष्ट नहीं है कि इसे जानबूझकर छोड़ा गया था या राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन के कारण इसका महत्व समाप्त हो गया। कई शताब्दियों तक यह पहाड़ी जैसा दिखाई देता रहा। 20वीं शताब्दी में संरक्षण कार्य के दौरान हजारों पत्थरों को हटाकर दोबारा लगाया गया। तब पता चला कि बाहरी सुंदरता के पीछे पानी और जमीन के दबाव से लड़ता एक जटिल ढांचा छिपा था। आज भी बोरोबुदुर का सबसे गहरा रहस्य यह नहीं कि पत्थर कैसे रखे गए। रहस्य यह है कि इसके निर्माताओं ने एक विचार को इमारत में कैसे बदल दिया। पूरा मंदिर मानो मनुष्य के मन का नक्शा है। सवाल यह है कि क्या हम उस नक्शे को सचमुच समझ पाए हैं या केवल उसकी सतह पर चलते हुए खुद को समझदार मान रहे हैं। नंबर 4, हट्टुसा, मिट्टी में दबी सत्ता। तुर्की के अनातोलिया क्षेत्र में सूखी पहाड़ियों और खुले मैदानों के बीच हट्टुसा के अवशेष फैले हैं। आज यहाँ टूटी दीवारें, विशाल प्रवेश द्वार और पत्थरों पर उकेरे गए शेर दिखाई देते हैं। लेकिन लगभग 3500 वर्ष पहले यही स्थान हित्ती साम्राज्य की राजधानी था। उस समय यह प्राचीन दुनिया की सबसे शक्तिशाली राजधानियों में से एक था, जहां से सेनाएं, कानून, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय समझौते नियंत्रित किए जाते थे। शहर की रक्षा के लिए लगभग 8 किलोमीटर लंबी दीवारें बनाई गई थीं। ये दीवारें कठिन पहाड़ी भूभाग के चारों ओर फैली थीं और उनके बीच कई विशाल द्वार बने थे। सिंह द्वार पर पत्थर के 2 शेर आज भी खड़े हैं। उनके चेहरे घिस चुके हैं, लेकिन उनमें
अब भी ऐसा भाव दिखाई देता है जैसे वे किसी भूले हुए खतरे को रोक रहे हों। हट्टुसा की सबसे महत्वपूर्ण खोज 30,000 से अधिक मिट्टी की तख्तियां थीं। इन पर कानून, धार्मिक अनुष्ठान, राजकीय आदेश, भविष्यवाणियां और विदेशी राज्यों के साथ किए गए समझौते लिखे थे। इन्हीं में मिस्र और हित्ती साम्राज्य के बीच हुआ एक प्रसिद्ध शांति समझौता भी शामिल था। इसका अर्थ है कि यह केवल सैनिक नगर नहीं था। यहाँ प्रशासन का ऐसा तंत्र था जो लिखित दस्तावेजों, प्रशिक्षित लेखकों और संगठित अभिलेखों पर चलता था। लेकिन फिर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास यह शक्तिशाली राजधानी तेजी से कमजोर हो गई। महल खाली हुए, प्रशासन समाप्त हुआ और शहर का बड़ा हिस्सा छोड़ दिया गया। कारणों में युद्ध, अकाल, व्यापार का टूटना, आंतरिक संघर्ष और जलवायु परिवर्तन शामिल माने जाते हैं। संभव है कि कई संकट एक साथ आए हों। फिर भी कोई एक उत्तर नहीं है जो स्पष्ट कर सके कि इतना संगठित साम्राज्य कुछ पीढ़ियों के भीतर कैसे टूट गया। अवशेषों से संकेत मिलता है कि शहर के कुछ भागों को खाली करने के बाद जलाया गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि आग हमलावरों ने लगाई या जाते हुए शासकों ने अपने राजकीय भवन स्वयं नष्ट किए। यह संभावना हट्टुसा को और अधिक असहज बनाती है। क्या साम्राज्य को अपने अंत का पता था? क्या शासक अपने अभिलेख शत्रुओं के हाथ लगने से बचाना चाहते थे? आज जब हवा खाली मैदान से गुजरती है तो पत्थर के द्वार किसी शहर में नहीं बल्कि सूनेपन में खुलते हैं। हजारों तख्तियां हमें उस सभ्यता की आवाज देती हैं, फिर भी वे उसके अंत का पूरा कारण नहीं बताती। इतना ज्ञान, इतनी सेना और इतना बड़ा प्रशासन होने के बाद भी हट्टुसा गायब हो गया। शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। सभ्यताएं हमेशा इसलिए नहीं मिटती कि वे कमजोर होती हैं। कभी कभी वे उस समय भी समाप्त हो जाती हैं जब बाहर से वे अजेय दिखाई देती हैं। नंबर 5, डन एंगस, खाई पर खड़ा किला। आयरलैंड के इनिशमोर द्वीप पर अटलांटिक महासागर के किनारे एक प्राचीन पत्थरीला किला खड़ा है जिसे डन एंगस कहा जाता है। इसका आकार पूरा गोल नहीं है, यह आधे घेरे की तरह बना है और उसका खुला भाग सीधे समुद्र की ओर जाता है। वहां कोई दीवार नहीं है क्योंकि सामने लगभग 300 फुट गहरी सीधी चट्टान है। नीचे अटलांटिक की लहरें पत्थरों से टकराती रहती हैं और ऊपर खड़ा व्यक्ति केवल हवा, समुद्र और अचानक समाप्त होती जमीन को देखता है। इसे देखकर यह एक रक्षात्मक दुर्ग लगता है, लेकिन सवाल उठता है कि इतने खतरनाक और अलग स्थान पर रक्षा किससे की जा रही थी? किले के भीतर खुदाई में घरों, अग्निकुंडों और मानव गतिविधि के प्रमाण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग रहते थे या कम से कम लंबे समय तक एकत्र होते थे, लेकिन इतनी सीमित जगह में बड़ी आबादी नहीं रह सकती थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह स्थानीय शासकों की शक्ति का प्रतीक था। कुछ इसे धार्मिक या समारोहिक केंद्र मानते हैं। संभव है कि यहाँ महत्वपूर्ण सभाएं होती हों और समुद्र की ओर खुली विशाल खाई स्वयं अनुष्ठान का हिस्सा रही हो। एक और रहस्य इसके आकार से जुड़ा है। क्या किला शुरू से ही अर्धवृत्ताकार था या उसका बाकी हिस्सा समुद्र में गिर चुका है? चट्टानों का क्षरण लगातार होता रहता है। संभव है कि हजारों वर्ष पहले जमीन अधिक आगे तक फैली रही हो। यदि ऐसा है तो इस किले का मूल आकार आज दिखाई देने वाले ढांचे से बिल्कुल अलग रहा होगा। यह विचार असहज है क्योंकि इसका अर्थ है कि इतिहास का एक हिस्सा सचमुच समुद्र में गिर चुका है। जो बचा है वह पूरी कहानी नहीं बल्कि उसका टूटा किनारा है। डन एंगस के पास कोई सुरक्षा रेलिंग नहीं थी और लंबे समय तक लोग सीधे खाई के किनारे तक जाते रहे। वहां खड़ा व्यक्ति महसूस करता है कि यह स्थान केवल हमलावरों को रोकने के लिए नहीं बनाया गया होगा। इसकी जगह ही मनुष्य को छोटा महसूस कराने के लिए पर्याप्त है। समुद्र के ऊपर बने इस अधूरे घेरे में आज भी स्पष्ट नहीं कि लोग किसकी प्रतीक्षा करते थे, किससे डरते थे और चट्टान के आखिरी किनारे पर उन्होंने इतना विशाल ढांचा क्यों खड़ा किया। नंबर 6, एनी, वीरान पड़ा महानगर। तुर्की और आर्मेनिया की सीमा के पास एक विशाल सुनसान मैदान में एनी नाम का प्राचीन शहर खड़ा है। आज वहां टूटी हुई चर्चें,
अधूरे मेहराब, खाली रास्ते और हवा से घिसती दीवारें दिखाई देती हैं। आसपास कोई आधुनिक महानगर नहीं है, केवल खुला मैदान है और उसके बीच ऐसे भवन जो बताते हैं कि यह स्थान कभी असाधारण रूप से जीवित रहा होगा। 10वीं और 11वीं शताब्दी में एनी एक समृद्ध राजधानी थी। यह व्यापारिक मार्गों के बीच स्थित था और यहाँ हजारों व्यापारी, कारीगर, सैनिक और धार्मिक अधिकारी रहते थे। कुछ ऐतिहासिक अनुमानों के अनुसार इसकी आबादी 1 लाख तक पहुंच गई थी। उस समय इतनी बड़ी आबादी वाला शहर दुर्लभ था। इसे 1001 चर्चों वाला नगर भी कहा गया, हालांकि यह संख्या संभवतः प्रतीकात्मक थी। शहर की सुरक्षा के लिए मोटी दोहरी दीवारें बनाई गई थीं। लाल और काले ज्वालामुखीय पत्थरों से बने भवनों में ऐसे मेहराब और गुंबद थे जिनकी निर्माण तकनीक अपने समय से बहुत आगे दिखाई देती है। कई इमारतों की दीवारें अब भी सीधी खड़ी हैं, जबकि उनकी छतें और भीतर के हिस्से समाप्त हो चुके हैं। इससे पूरा शहर किसी विशाल रंगमंच जैसा लगता है, जिसमें कलाकार अचानक गायब हो गए हों। एनी का पतन किसी एक घटना से नहीं हुआ। सत्ता बदलती रही, युद्ध हुए, आक्रमण हुए और व्यापारिक मार्ग बदल गए। 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमण ने इसे कमजोर किया। इसके बाद भूकंपों ने कई इमारतें गिरा दी। धीरे धीरे लोग शहर छोड़ते गए और एनी एक जीवित राजधानी से वीरान पत्थरीले ढांचे में बदल गया। लेकिन रहस्य इसके पतन से अधिक इसकी चुप्पी में है। इतने बड़े शहर के खाली होने की प्रक्रिया कैसी रही होगी? क्या लोग एक साथ भागे थे या परिवार वर्षों तक धीरे धीरे जाते रहे? क्या आखिरी लोगों को पता था कि वे एक ऐसे नगर को छोड़ रहे हैं जो फिर कभी नहीं बसेगा? कई इमारतों के भीतर धार्मिक चित्रों और लेखों के निशान आज भी बचे हैं। कुछ चर्चों की दीवारों पर पुराने रंग दिखाई देते हैं, लेकिन खुले मैदान की हवा उन्हें हर वर्ष थोड़ा और मिटा देती है। ऐसा लगता है जैसे शहर अपनी बची हुई स्मृति भी धीरे धीरे खो रहा हो। सीमा क्षेत्र के कारण लंबे समय तक यहां पहुंच सीमित रही। इससे एनी बाकी दुनिया से और भी अलग हो गया। आज कोई व्यक्ति इन खंडहरों में चलता है तो उसके कदमों की आवाज खाली भवनों से टकराकर वापस आती है। एनी का सबसे डरावना प्रश्न यह नहीं कि यह शहर क्यों गिरा। प्रश्न यह है कि 1 लाख लोगों का जीवन कितनी जल्दी मिट सकता है। बाजार, आवाजें, प्रार्थनाएं और दैनिक संघर्ष सब समाप्त हो गए। केवल इमारतें रह गई, और वे भी अब ऐसे खड़ी हैं जैसे यह प्रमाण दे रही हों कि कोई भी महानगर स्थायी नहीं होता। नंबर 7, टेराकोटा आर्मी, मौत के बाद की सेना। चीन के शांशी प्रांत में वर्ष 1974 में कुछ किसान पानी के लिए कुआं खोद रहे थे। जमीन से पानी के बजाय मिट्टी के टूटे हुए चेहरे बाहर आने लगे। शुरुआत में यह किसी पुरानी मूर्ति का साधारण अवशेष लगा, लेकिन आगे हुई खुदाई ने 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक को उजागर कर दिया। जमीन के नीचे हजारों मिट्टी के सैनिक युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। यह सेना चीन के पहले सम्राट छिनशी हुआंग के मकबरे का हिस्सा थी। सम्राट ने चीन के अलग अलग राज्यों को एक शासन के नीचे जोड़ा था। उसने विशाल निर्माण कार्य करवाए, सड़कों को व्यवस्थित किया और अपने शासन को लंबे समय तक टिकाने की कोशिश की। लेकिन उसकी सबसे विचित्र तैयारी मृत्यु के बाद की दुनिया के लिए थी। अब तक 8000 से अधिक सैनिकों का अनुमान लगाया गया है। इनके साथ घोड़े, रथ और हथियार भी मिले हैं। प्रत्येक सैनिक लगभग वास्तविक मनुष्य के आकार का है। उनके चेहरे, बालों की शैली, वस्त्र और भाव अलग अलग हैं। कोई गंभीर दिखाई देता है, कोई युवा, कोई अनुभवी अधिकारी और कोई साधारण पैदल सैनिक। यह स्पष्ट नहीं कि चेहरे वास्तविक सैनिकों पर आधारित थे या अलग अलग हिस्सों के संयोजन से बनाए गए थे, लेकिन परिणाम ऐसा है कि हर मूर्ति एक अलग व्यक्ति जैसी लगती है। मूर्तियां बड़े भूमिगत कक्षों में युद्ध की वास्तविक संरचना के अनुसार रखी गई थीं। आगे पैदल सैनिक, पीछे अधिकारी और अलग क्षेत्रों में घुड़सवार मौजूद थे। कई कांस्य हथियार असली थे। कुछ पर ऐसी परतें मिली जिन्होंने उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा। सबसे असहज बात यह है
कि यह विशाल सेना केवल बाहरी भाग है। सम्राट का मुख्य मकबरा अब भी पूरी तरह नहीं खोला गया है। प्राचीन इतिहासकारों ने लिखा था कि भीतर महल, बहुमूल्य वस्तुएं और पारे से बनाई गई नदियां मौजूद थीं। मकबरे के आसपास की मिट्टी में पारे की असामान्य मात्रा मिली है, जिससे इन कथाओं को कुछ समर्थन मिलता है। लेकिन मुख्य कक्ष खोलना खतरनाक हो सकता है। वहां मौजूद वस्तुएं हवा के संपर्क में आते ही नष्ट हो सकती हैं। अनुमान है कि इस परिसर के निर्माण में लाखों मजदूरों ने कई दशकों तक काम किया। कुछ ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार रहस्य छिपाने के लिए मजदूरों को भीतर बंद कर दिया गया था। हालांकि इसका पूर्ण प्रमाण नहीं है। सवाल यह है कि सम्राट किससे इतना डरता था? क्या उसे लगता था कि मृत शत्रु दूसरी दुनिया में उसका इंतजार कर रहे होंगे? क्या वह मृत्यु के बाद भी वही साम्राज्य चाहता था जिसमें आदेश देने के लिए सेना मौजूद हो? हजारों मिट्टी के सैनिक आज भी भूमिगत खड़े हैं। उनके हथियार शांत हैं, आंखें निर्जीव हैं, और फिर भी उनकी व्यवस्था टूटी नहीं है। मानो उन्हें किसी ऐसे युद्ध की प्रतीक्षा हो जो कभी शुरू नहीं हुआ, या शायद हमारी समझ से बाहर किसी दुनिया में अब भी जारी है। नंबर 8, हेग्रा, चट्टानों का कब्रिस्तान। सऊदी अरब के सूखे रेगिस्तान में विशाल बलुआ पत्थर की चट्टानें अकेली खड़ी दिखाई देती हैं। दूर से वे प्राकृतिक पहाड़ लगती हैं, लेकिन पास जाने पर उनके भीतर विशाल दरवाजे, स्तंभ, सीढ़ियां और नक्काशीदार मुखौटे दिखाई देते हैं। यह हेग्रा है, जिसे मदाइन सालेह भी कहा जाता है। यहां 110 से अधिक मकबरे सीधे चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। यह स्थान प्राचीन नबातियन सभ्यता का हिस्सा था, वही सभ्यता जिसने जॉर्डन में पेट्रा का निर्माण किया था। हेग्रा व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, जहां से सुगंधित पदार्थ, मसाले और दूसरी बहुमूल्य वस्तुएं गुजरती थीं। व्यापार से मिली संपत्ति ने स्थानीय परिवारों को ऐसे विशाल मकबरे बनवाने की शक्ति दी जो मृत्यु के बाद भी उनका नाम जीवित रखें। कई मकबरों के सामने वाले हिस्से 70 फुट तक ऊंचे हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि इन्हें अलग अलग पत्थरों से जोड़कर नहीं बनाया गया। कारीगरों ने ऊपर से नीचे की ओर पूरी चट्टान को काटा और धीरे धीरे मुखौटा तैयार किया। एक गलती पूरे मकबरे को खराब कर सकती थी। इसके बावजूद स्तंभ, त्रिकोण, सीढ़ियां और सजावटी आकृतियां आश्चर्यजनक संतुलन में दिखाई देती हैं। कुछ मकबरों पर लिखे शिलालेख आज भी पढ़े जा सकते हैं। इनमें मृत व्यक्ति का नाम, परिवार और मकबरे के उपयोग से जुड़े नियम लिखे हैं। कहीं चेतावनी दी गई है कि कब्र को नुकसान पहुंचाने वाले पर दंड लगाया जाएगा। 2000 वर्ष बाद भी ये शब्द रेगिस्तान में मौजूद हैं, जबकि उन्हें लिखने वाले परिवार कब के समाप्त हो चुके हैं। अंदर के कक्ष बाहरी भाग की तुलना में साधारण हैं। यही अंतर रहस्य पैदा करता है। बाहर इतना भव्य मुखौटा और अंदर केवल मृत शरीर रखने के लिए शांत अंधेरा। क्या बाहरी सजावट जीवित लोगों के लिए थी? क्या यह प्रतिष्ठा का प्रदर्शन था, या मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए प्रतीकात्मक द्वार? कई मकबरे अधूरे भी हैं, कहीं केवल ऊपर का हिस्सा तराशा गया है और नीचे की चट्टान वैसी ही छोड़ दी गई। संभव है कि परिवार की संपत्ति समाप्त हो गई हो, कारीगर चले गए हों, या किसी अचानक राजनीतिक परिवर्तन ने काम रोक दिया हो। हेग्रा में चलते समय विशाल चट्टानें एक दूसरे से दूर खड़ी दिखाई देती हैं। उनके बीच कोई घना शहर नहीं, केवल रेत और खाली जगह है। इस कारण हर मकबरा और अधिक अकेला लगता है। सबसे बेचैन करने वाली बात यह है कि इन विशाल द्वारों के पीछे कोई रास्ता नहीं है। वे किसी नगर, महल या दूसरी दुनिया में नहीं खुलते। उनके पीछे केवल छोटा अंधेरा कक्ष है। फिर भी सामने से देखने पर ऐसा लगता है कि चट्टानों ने अपने भीतर किसी बड़े रहस्य का प्रवेश द्वार छिपा रखा है। नंबर 9, वेटोमो ग्लोवर्म गुफाएं, धरती के नीचे तारे। न्यूजीलैंड की जमीन के नीचे फैली वेटोमो गुफाओं में प्रवेश करते समय शुरुआत में केवल चूना पत्थर की दीवारें, संकरे रास्ते और गहरा अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही नाव भूमिगत नदी के शांत पानी पर आगे बढ़ती है, ऊपर की छत अचानक
हजारों नीली रोशनियों से चमकने लगती है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे धरती के नीचे किसी ने पूरा तारों भरा आकाश छिपा दिया हो। ये रोशनियां किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा लगाए गए दीपक नहीं हैं। इन्हें एक विशेष प्रकार के चमकने वाले जीव उत्पन्न करते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से ग्लोवर्म कहा जाता है। ये वास्तव में एक छोटे कीट की लार्वा अवस्था होते हैं। वे छत से महीन चिपचिपे धागे नीचे लटकाते हैं और रोशनी पैदा करके छोटे कीटों को आकर्षित करते हैं। जो दृश्य मनुष्य को सुंदर और अलौकिक लगता है, वह वास्तव में शिकार करने की प्रक्रिया है। यही तथ्य इस स्थान को और अधिक विचित्र बनाता है। छत पर दिखाई देने वाला हर चमकता बिंदु भोजन पाने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। शांत नीली रोशनी के नीचे सैकड़ों अदृश्य धागे लटकते हैं। किसी छोटे जीव के लिए यह आकाश नहीं, एक विशाल जाल है। गुफा का निर्माण लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ, जब समुद्री जीवों के खोल और कंकाल दबकर चूना पत्थर में बदल गए। बाद में पानी ने धीरे धीरे इस पत्थर को घोला और सुरंगें, कक्ष तथा भूमिगत नदियां बना दी। ऊपर से टपकते पानी ने हजारों वर्षों में पत्थर की लंबी आकृतियां तैयार की। कुछ स्तंभ विशाल गिरजाघर के खंभों जैसे दिखाई देते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में स्थानीय माओरी प्रमुख ताने तिनोराउ और अंग्रेज सर्वेक्षक फ्रेड मेस ने गुफाओं का व्यवस्थित अन्वेषण किया। वे छोटी नाव से नदी में आगे बढ़े और चमकती छत देखकर स्तब्ध रह गए। लेकिन स्थानीय समुदाय इन गुफाओं के अस्तित्व से पहले से परिचित था। आज वैज्ञानिक इन जीवों के जीवन चक्र, प्रकाश और गुफा के वातावरण का अध्ययन करते हैं। फिर भी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं कि कुछ विशेष कक्षों में इतनी विशाल संख्या में जीव क्यों एकत्र होते हैं, जबकि पास के दूसरे हिस्से लगभग खाली रहते हैं। हवा, नमी, भोजन और पानी की गति इसके कारण हो सकते हैं। नाव में बैठा व्यक्ति आवाज नहीं करता, क्योंकि हल्की ध्वनि भी गुफा में फैल जाती है। केवल पानी की धीमी गति और ऊपर चमकते बिंदु दिखाई देते हैं। वेटोमो का रहस्य किसी खोई सभ्यता से जुड़ा नहीं है। यह प्रकृति का बनाया हुआ है, लेकिन शायद यही इसे अधिक असहज बनाता है। पृथ्वी ने हमारे पैरों के नीचे एक ऐसा नकली आकाश बनाया है जहां हर तारा जीवित है, हर रोशनी भूखी है और पूरा चमकता ब्रह्मांड वास्तव में एक शांत शिकारी जाल है। नंबर 10, बाइये, समुद्र में डूबा रोम। इटली के नेपल्स के पास समुद्र की सतह के नीचे एक प्राचीन रोमन शहर के अवशेष पड़े हैं। साफ पानी में नीचे देखने पर पत्थर की सड़कें, दीवारें, स्तंभ और रंगीन फर्श दिखाई देते हैं। गोताखोर इन गलियों के ऊपर तैरते हैं और नावें उन स्थानों के ऊपर से गुजरती हैं जहां कभी रोमन साम्राज्य के सबसे अमीर लोग रहते थे। इस डूबे हुए शहर का नाम बाइये है। लगभग 2000 वर्ष पहले बाइये विलासिता का प्रसिद्ध केंद्र था। रोम के सम्राट, सेनापति और धनी परिवार यहाँ गर्म पानी के प्राकृतिक स्रोतों, शानदार भवनों और निजी समारोहों के लिए आते थे। यह स्थान अपनी भव्यता के साथ साथ राजनीतिक षड्यंत्रों और अत्यधिक विलासी जीवन के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ विशाल स्नानागार, गर्म पानी के तालाब, संगमरमर से बने कक्ष और समुद्र के पास बने महल मौजूद थे। लेकिन समय के साथ जमीन धीरे धीरे नीचे धंसने लगी। बाइये ज्वालामुखी क्षेत्र के पास स्थित है, जहां धरती के भीतर मैग्मा और गैसों की गतिविधि जमीन को ऊपर नीचे करती रहती है। इस प्रक्रिया को ब्रैडिसिज्म कहा जाता है। सदियों के दौरान शहर का निचला हिस्सा समुद्र में समा गया। यह कोई एक दिन की अचानक आई आपदा नहीं थी। पानी धीरे धीरे आगे बढ़ा होगा। जिन कमरों में लोग भोजन करते थे वहां पहले नमी आई होगी, फिर फर्श पर पानी जमा हुआ होगा और अंत में पूरी इमारत समुद्र के नीचे चली गई होगी। आज कई संरचनाएं 15 से 30 फुट की गहराई पर हैं। रंगीन ज्यामितीय मोज़ेक अब भी सुरक्षित दिखाई देते हैं। कुछ स्थानों पर मूर्तियों की प्रतियां लगाई गई हैं, जबकि असली मूर्तियां संरक्षण के लिए संग्रहालयों में रखी गई हैं। बाइये को देखकर ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ रुका नहीं, बल्कि पानी में डूब गया। सड़कें अब भी हैं, लेकिन उन पर लोग नहीं चलते। दरवाजे हैं,
लेकिन उनके भीतर मछलियां प्रवेश करती हैं। दीवारें हैं, लेकिन उनके ऊपर समुद्री वनस्पति उग रही है। सबसे विचित्र बात यह है कि शहर के लोग संभवतः जानते थे कि जमीन बदल रही है। गर्म स्रोत, गैसें और छोटे भूकंप इस क्षेत्र की सामान्य घटनाएं थीं। फिर भी उन्होंने समुद्र के किनारे अधिक भव्य भवन बनाना जारी रखा। शायद उन्हें विश्वास था कि रोमन इंजीनियरिंग प्रकृति को नियंत्रित कर सकती है। आज बाइये उस विश्वास का डूबा हुआ प्रमाण है। मनुष्य ने पत्थर, संगमरमर और धन से एक ऐसा संसार बनाया जो उसे स्थायी लगा, लेकिन धरती कुछ फुट नीचे चली गई और पूरा वैभव समुद्र का हिस्सा बन गया। पानी के नीचे तैरते हुए जब कोई गोताखोर पुराने मोज़ेक के ऊपर से गुजरता है तो उसे लगता है कि शहर नष्ट नहीं हुआ, वह केवल दूसरी दुनिया में चला गया है, जहां उसकी गलियां अब भी मौजूद हैं, लेकिन उनके पुराने मालिक कभी वापस नहीं आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन इन 10 जगहों के बाद एक प्रश्न जरूर बचता है। क्या प्राचीन लोगों के पास वास्तव में ऐसा ज्ञान था जिसे समय निगल गया, या हम उनके धैर्य और क्षमता को आज भी कम समझते हैं? शायद इन पत्थरों के सारे रहस्य कभी न खुले, क्योंकि इतिहास हमेशा जवाब नहीं छोड़ता। कभी कभी वह केवल निशान छोड़कर चुप हो जाता है।